लॉस एंजिलिस की आग क्या सिखाती है। दोस्तों देखिए, इन्होंने लिखा है पीको अय्यर ने, जो कि उपन्यासकार और निबंधकार हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा लेख लिखा है, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। लॉस एंजिलिस की आग को देखकर मुझे सन 1990 में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग याद आ गई, जब मैंने अपना घर खाक होते हुए देखा। सिर्फ ब्रुस बचा था। उस दौर ने दो बातें सिखाईं, एक वह घर जो आपके भीतर रहता है, और दूसरा हमारी ज़रूरतें उतनी होती नहीं थी जितना हम समझते थे। जून सन 1990 की धुंधली सुबह एक बार फिर से मेरे जहन में कौंध रही है। मैं कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में संकरे पहाड़ी मार्ग पर पैदल ही बढ़ता जा रहा था। अग्नि बुझाने वाली टीम थकी होने के बावजूद लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। राख में तब्दील हो चुके घरों और जली हुई कारों के बीच से गुजरते हुए मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मेरा घर हुआ करता था। अब वहां मलबे का गर्म ढेर था। एक दिन पहले शाम को जब मैं वहां आया था तो मेरा घर करीब 70 फुट ऊंचा लपटों में घिरा हुआ था, जो तेज हवाओं के कारण लगातार बढ़ रही थी। मैं जल्दी से कार में बैठ गया। जब मैं नीचे लौटने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं फंस चुका हूँ। करीब 3 घंटे तक मैं कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी विनाशक आग के बीच में था। एक नेक इंसान ने मुझे बचाया, जो पानी के ट्रक में मदद करने के लिए आया था। भभकती हुई लपटों के बीच उसने मुझे आगे आने का इशारा किया। उसकी निस्वार्थता तब तक ताकत देती रही जब तक कि मैं बाहर नहीं निकल आया। शाम के अंत तक मेरे पास जितना आभारी होने के लिए था, उतना ही दुखी होने के लिए भी। मेरी माँ, जो उस वक्त फ्लोरिडा में थी, को मैंने सब कुछ बताया, लेकिन फिर भी मैं हल्का नहीं हो सका। मैंने उन्हें बताया कि 60 वर्षों की उनकी प्रत्येक अंतिम स्मृति, सभी फोटो, स्मृति चिन्ह, व्याख्यान नोट और गले का हार, लगभग सब कुछ चला गया। उन्होंने कहा, वहाँ कुछ तो होगा जो तुम बचा सकते हो, उसे तो बचा लो। लेकिन पहाड़ी के ऊपर जाकर मैंने देखा कि हमारे नए घर की एक एक चीज़ जलकर राख हो चुकी थी। आज अपनी आधी जिंदगी जी लेने के बाद मैं महसूस करता हूँ कि सन 1990 का वह दिन मेरी जिंदगी का निर्णायक दिन था। धीरे धीरे मैंने अपने जीवन को फिर से संवारा और मुझे एहसास हुआ कि हम ज़्यादा साधारण जीवन जी सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा करना चाहता था। लगभग मौत के मुंह से लौटने के बाद मेरे लिए संपत्ति के नुकसान को सहन करना आसान हो गया था। नए घर खरीदने गए टूथब्रश के अलावा कुछ नहीं बचने पर मैं अब भी उस पल को याद करके सिहर जाता हूँ, जब मैं अकेला कार में बैठा खुद को असहाय महसूस कर रहा था। आग की लपटों को मेरी अगली 3 पुस्तकों और मेरे अगले कई वर्षों के लेख के लिए मेरे सभी हस्तलिखित नोट्स को और जो उनके हाथ मेरे एक लेखक बनने के आजीवन सपनों को मिटाते देख सकता हूँ। मेरी माँ को लगा कि उन्होंने अपना पूरा अतीत खो दिया और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर वह आसानी से नई शुरुआत के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जैसा किसी की मौत के बाद होता है, ठीक वैसा ही हमें कागजी कार्रवाई के एवरेस्ट का सामना करना पड़ा। छोटे अपार्टमेंट में रहने के बाद नया घर खरीदने के लिए करीब 3.5 साल लग गए। आखिरकार जब हमारी बीमा कंपनी ने हमारे सामान को बदलने का प्रस्ताव दिया, तब मैंने देखा कि मैं अपने द्वारा जमा की गई ज़्यादातर किताबें, कपड़ों और फर्नीचर के टुकड़ों के बिना भी खुशी से रह सकता हूँ। कुछ मायनों में मुझे पहले की अपेक्षा हल्का महसूस हुआ। मैंने अपने संपादक से बात की और उन्हें बताया कि जिन किताबों के लिए मैंने उनसे वादा किया था,
वे अब संभव नहीं है। सद्भावना जताते हुए उन्होंने मुझे यह एहसास भी कराया कि शायद मैं अब स्मृति, कल्पना और भावनाओं से अपने नोट्स की तुलना में कहीं अधिक गहरे स्रोतों से लिख सकता हूँ। एक आजीवन यात्री के रूप में मैं महसूस किया कि घर वह नहीं है जहाँ आप रहते हैं, बल्कि वह है जो आपके भीतर रहता है। मेरी माँ, मेरी होने वाली पत्नी, कहानियाँ और गाने जो अब भी मेरे मस्तिष्क में गूंजते हैं, ये सब मिलकर मेरा घर बनाते हैं। मेरे पास अब भी मेरे शब्द और कविताएं थीं जिनसे मैंने सीखा था, और यही मेरा असल आंतरिक बचत खाता था। बरसों बाद एक मित्र ने मुझे बताया था कि सूफी कहते हैं कि उन्हीं चीज़ों पर आपका सच्चा हक होता है जिन्हें आप जहाज के डूबने पर भी नहीं खोते। बीते हफ्ते जब मैंने सांता बारबरा के लिए मेरी दिवंगत माँ द्वारा पुनर्निर्मित किए गए घर की ओर उड़ान भरी, ठीक उसी वक्त मैंने लॉस एंजलिस के आसपास आग से जिंदगियों को तबाह होते देखा। जैसा कि अक्सर होता है, हमारे घर में गुप्त अंधेरा था। हमें एक और आग के खतरे से बचाने के लिए हमारी बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी। रात भर एक छोटी सी लालटेन की रोशनी में काम करते हुए मैंने उन दोस्तों के बारे में सुना जिन्होंने अपना घर खो दिया था या होटलों में रह रहे थे। न जाने किस हाल में उनका लौटना होगा। हमारा घर जला था, तब अक्सर आग लगने का डर बना रहता था। अब कैलिफोर्निया और पूरे पश्चिम में नियमित पर्यटक आते रहते हैं। इन जगहों के लिए बीमा पॉलिसियां लेना बहुत कठिन है। यहाँ आग, बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनियां मिलती रहती हैं। 1990 की आग लगने के महीनों बाद मैंने देखा कि मेरे कुछ पड़ोसी अपने सामान की बर्बादी के दुख से उभर नहीं पा रहे थे, जबकि कुछ सोच रहे थे कि वे कैसे नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। यह शायद परिस्थितियों और मनोदशा का मामला है, लेकिन दुनिया के बढ़ते खतरों का मतलब है कि हमें अस्थिरताओं के बीच खुद को बिखरने ना देना सीखना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि लॉस एंजलिस के आसपास बर्बाद हुए मेरे मित्र पीछे देखने के बजाय आगे बढ़ेंगे। वे उन चीज़ों को संजोकर अपने पास रख सकते हैं जो उनके पास है और जिन्हें अक्सर हम हल्के में लेते हैं, जबकि यही वे चीज़ें हैं जो हमें जीवित रखती हैं। दोस्तों, ये थी पीकू अय्यर, जो कि उपन्यासकार और निबंधकार हैं। इन्होंने लिखा है अपने घर के बारे में कि इनका घर कैसे जल गया था। उम्मीद करता हूँ आपको लेख अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा। धन्यवाद।